इसमें हमारा इससे होता है, अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा रहे हो, एवरी 6 मंथ में आप चेकअप्स करा रहे हो, तो आपका जो कीड़ा लगा है आपको शुरू में पता चल जाएगा। तो उसका कीड़ा हटाने का, निदान करने का उतना कॉस्टली नहीं होता। आपका आज के टाइम पे 1000 तक मिनिमम हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा है। हमारे जो मसूड़े हैं वो सूजे हुए हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज आ रहा है वर्ल्ड टाइम्स में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह मेरे दांतों में काफी तेज दर्द उठा, तो सोचा किसी डेंटिस्ट को दिखाया जाए। अब पता किया तो पता चला कि मॉडल टाउन में डॉक्टर भाटिया की डेंटल क्लिनिक है। वहां पर काफी सीनियर और अनुभवी डॉक्टर हैं, तो उनके पास जाइए। तो कॉन्टैक्ट नंबर निकाला और आ गए। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अब डॉक्टर रोहन और डॉक्टर तमन्ना, जो काफी सीनियर डॉक्टर्स हैं। हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया। सबसे पहले तो मैं न्यूज आवर टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहन भाटिया। मेरी एमडीएस जो डिग्री है वो मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी, अमरू यूनिवर्सिटी, अटल मेडिकल रिसर्च साइंसेज यूनिवर्सिटी से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। और मेरी पीडीएस भी है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। वैसे तो मैं कहूँगा कि जो मेडिकल लाइन है उसमें जितना भी कोई क्यों ना सीख ले, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो हमेशा से ही मेरा ये अनुभव था कि मैं अपने स्किल्स को, अपने जो भी मेरी नॉलेज है उसको ब्रशिंग करता रहूं, उसको अपग्रेड करता रहूं। तो इसी सोच से पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं जब मुझे लगा कि ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ कमियां हैं भी हैं मेरे, तो मैं उसी के बाद अपना मास्टर्स करने के लिए हिमाचल की तरफ मैंने अपना रुख किया। हिमाचल में मैंने बहुत ही अच्छा एक अपना जो कॉलेज है, हिमाचल डेंटल कॉलेज, जो हिमाचल का सबसे पुराना और सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, वहां से मैंने अपना मास्टर्स चूज किया। मेरी स्पेशलिटी है मसूड़ों की स्पेशलिटी, जिसके हम पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। और मसूड़ों के लिए जो हमारे दांत हैं, दांतों को पकड़ा ही मसूड़ों ने हुआ है। अगर हमारे मसूड़े स्वस्थ नहीं रहेंगे तो दांतों का स्वस्थ होना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल जैसा है। तो जैसे कि जमीन मसूड़े हैं और दांत जो है वो एक पेड़ है। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जो हमारी बुनियाद है वो मसूड़े और उसके अंदर की हड्डी है। अगर ये मजबूत नहीं होगी तो ऊपर का जो ढांचा है वो नहीं चल पाएगा, एक तरह से फाउंडेशन को ग्रिप देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने वहां पे गया तो कॉलेज में साथ साथ मैंने अपना स्टडी कंप्लीट किया। जो मेरे थीसिस थे, जितना भी वर्क था, हमने वो सब कंप्लीट किया। पेशेंट वर्क हमने सारा कंप्लीट किया। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अभी और सीखना है। इसके लिए मैंने आसपास के क्लिनिक्स में जाना शुरू किया। तो वहां के डॉक्टरों से मिला, वहां के जो हमारे अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहां भी गया मैं। शिमला में जो हिमाचल के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जीडीसी शिमला, तो वहां भी जाके मैंने देखा कि किस तरीके से जो है डेंटिस्ट्री को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरीके से वहां पे नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं। तो वो सब सीखने के बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे शायद फील्ड में उतरना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो मैंने रुख किया पानीपत की तरफ। लोगों की सेवा क्या मुफ्त में करते हैं आप? मुफ्त का देखो, आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर हमें जरूरत पड़े, अगर किसी को जरूरत है, तो हम मुफ्त में भी करने से बिल्कुल कतराते नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वो कैपेबल नहीं है अपने इलाज के लिए, तो हम बिल्कुल भी कतराते नहीं हैं। अगर किसी को फ्री भी करवाना हो तो हम उसके जो दर्द का इलाज है वो हम फ्री में कर सकते हैं। पहले दांतों की समस्याओं को बहुत साल पहले की अगर बात करें और कुछ सीरियसली नहीं लिया जाता था, पर आज की अगर बात करें ये एक ग्रूमिंग के तरह से लिया जाता है। और जब ये सेपरेशन हो गया, ये दांतों का, कि मतलब बिल्कुल ही अलग सेपरेट तरीके से इसको लिया जाने लगा, तो उसके खर्चे भी उतने बढ़ गए। तो लोग आजकल डरने लगे हैं कि अगर हम कुछ करवाएंगे, दांत में कुछ दिक्कत हुई, कहीं जाएंगे तो हमारा तो 10-15 हजार का तो वैसे ही बिल आ जाएगा। देखिए, इसका जवाब डॉक्टर तमन्ना बहुत अच्छे से दे पाएंगे। मैं तो सिर्फ इसमें यह कहूंगा कि जितना जल्दी आएंगे उतना आप पैसा बचा पाएंगे जी। तो इसमें हमारा इससे होता है, अगर आप रेगुलर चेकअप्स करा रहे हो, एवरी 6 मंथ में आप चेकअप्स करा रहे हो, तो आपका जो कीड़ा लगा है आपको शुरू में पता चल जाएगा।
तो उसका कीड़ा हटाने का, हमें दांत भरने का उतना कॉस्टली नहीं होता। आपका आज के टाइम पे 1000 तक मिनिमम हो जाता है, और अगर बहुत अच्छी फिलिंग्स करा रहे हो तो वो थोड़ा सा और ऊपर चले, 10-15 हजार तक नहीं जाएगा। यही पेशेंट अगर लापरवाही करता है तो वो कीड़ा जो है नस तक पहुंचता है, नस तक पहुंचता है, फिर पेशेंट को पेन होता है, फिर वो आता है। तो फिर हमारी फिलिंग के बाद हमारा आता है रूट कैनाल। रूट कैनाल फिर हमारा उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। कई तब भी नहीं आते, जो हमारा नस तक इन्फेक्शन है वो हमारा हड्डी तक पहुंच तो जाता लास्ट स्टेज क्या ट्रांसप्लांट? है। नहीं, वो हमारा बहुत बाद का है। अगर हमारा हड्डी तक भी पहुंचे तब भी हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास टूथ का स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा बचा हुआ है तो हम उसको रूट कैनाल करके, इन्फेक्शन खत्म करके, उसको अच्छे से सफाई करके, और हम रूट कैनाल करें और उस पे कैप लगा के, वो दांत भी हमारा 10 से 15 साल चल जाता है। अगर कई पेशेंट और ज्यादा लापरवाह होते हैं, वो भी नहीं करवा रहे, दांत का स्ट्रक्चर ही खत्म हो गया, तब हमारा लास्ट स्टेज आती है एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन करने के बाद फिर हम इम्प्लांट कर सकते हैं, तब कॉस्ट बढ़ती है फिर बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जितनी देरी करेंगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ता खर्चा है। बढ़ता है। इम्प्लांट में कितना खर्चा हो जाता है अगर हम बात करें एक दांत की? देखिए, इम्प्लांट में जो है बहुत सारी हमारे पास आज के टाइम पे अलग अलग कंपनियां जो है वो इम्प्लांट बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी एक सस्ता इम्प्लांट बना रही है तो फिर वो भी एक ठीक ठाक सा अगर बात ठीक करें ठाक से अगर हम बात करें तो मतलब चल जाए वो। शुरुआती दौर पे अगर जो पहला अगर हम इम्प्लांट की बात करें तो आज के टाइम पे 12 से 15 हजार के बीच में जो पेशेंट को है वो कॉस्ट पड़ता है, जो एक बेसिक सबसे बेसिक इम्प्लांट का एक दांत का सिंगल टूथ का। और अगर हम बात करते हैं कि वो भी तब अगर हमें पेशेंट ने गौर ही नहीं किया है, दांत का ध्यान नहीं रखा है, दांत निकल ही गया है, तब हमने इम्प्लांट के ऑप्शन जाना होता है। लेकिन अगर दांत ठीक है तो हम उस पे इम्प्लांट का सोचते ही नहीं। कोई भी दांत या उसमें भी कोई लिमिटेड नहीं, की ये ऐसा वाला कुछ दांत, वो वाला दांत, कोई भी दांत होता है। तो ये बेसिक जो खर्चा है वो 12 से 15 हजार रुपए कम से कम पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, अगर हम इससे कुछ अच्छा प्लस जाना चाहें तो बहुत सारे ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जो टाइम कम लेते हैं। जो इम्प्लांट का जो टाइम है एक प्रोसीजर का, एक ट्रीटमेंट का, वो लगभग 3 महीने रहता है। लेकिन जो कुछ न्यू टेक्निक्स आ गई हैं जो हमारा 3 महीने ना लगे 1 महीने 15 दिन या फिर 40 दिन में जो है हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो वो उसकी कॉस्ट लगभग मान के चलो कि आप 22,000 25,000 या 30,000 तक मैक्सिमम, सिंगल टूथ की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब वही बात है कि किसी भी चीज की लिमिट नहीं है, और बहुत ही अच्छा अगर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स की तरह अगर हम जाते हैं तो एक इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो कुछ अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, उनका एक्सपीरियंस भी वो काउंट करते हैं इसमें, तो 50,000 तक भी जो है पहले के मल्टी मैं कहूंगा कि ये सिर्फ जो मेट्रो सिटीज हैं उसकी बात करूंगा मैं। हाँ जी, मेट्रो सिटीज में जो है इम्प्लांट की कॉस्ट जो है आज के टाइम पे 40,000 प्लस ही रहती है ज्यादातर। पहले के जमाने में लोग सोने का दांत लगवाते थे, ये क्या मतलब क्या है ये? दरअसल क्या है कि जो सोने का दांत रंगत पे मत जाइए, उसका जो असली काम है वो देखना है हमें। सोना हमें पता है कि आज के टाइम बहुत महंगा हो गया है, तो अगर आप पहले ही हमें बता रहे हैं कि एक कोई पेशेंट है वो 10 या 15 हजार रुपए एक ट्रीटमेंट में देने में डरता है, तो एक जो दांत सोने का बनता है वो लगभग 2 तोले के आसपास बनता है। तो 2 लाख रुपए का अगर कोई दांत लगवाना चाहे तो मोस्ट वेलकम है, जरूर आए, हमें उस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बात करें कि उसमें प्योरिटी की, तो गोल्ड उतना प्योर नहीं होता है। वो लगने में बहुत सुंदर लगेगा, दिखने में बहुत सुंदर लगेगा वो, लेकिन अगर हम बात करें कि प्योरिटी की तो वो 12 कैरेट या 14 कैरेट तक गोल्ड रहता है उसमें, उसकी हार्डनेस के, क्योंकि हमें हार्डनेस चाहिए। जितने हम उसमें इम्प्योरिटी डालेंगे सोने का ही उतना ही हार्ड होगा वो। तो इम्प्योरिटी डालेंगे तभी वो उसमें हमें कुछ खाने लायक स्ट्रेंथ मिलेगी उसमें। आजकल लोगों को गैप की बहुत परेशानी हो रही है, दांतों में गैप बहुत हो जाता है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर सफाई या क्लीनिंग कुछ दांत की करवाएंगे तो उससे भी गैप बढ़ता है। तो ऐसा है क्या मतलब, और या दांत हिल जाएंगे? और वैसे भी कई छोटे बच्चों को भी देखो तो उनके दांतों में गैप होने लगा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, छोटे बच्चों में जो गैप होता है वो बिल्कुल नेचुरल चीज है, उसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल स्पेसिंग। मतलब कि जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें अगर गैप है तो अच्छी चीज है। अच्छी चीज है वो कैसे? ऐसा इसलिए कि हमारे जो बच्चों के दांत हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे बड़े होते हैं तो पक्के दांत जब निकलते हैं, दूध के दांत गिरने के बाद जब पक्के दांत निकलेंगे तो उनका साइज बड़ा होता है। अगर गैप नहीं होगा
तो वहां पे क्या होगा, क्राउडिंग हो जाएगी, एक दूसरे को दांत धक्का मारेंगे, जगह नहीं मिलेगी। तो लेकिन अगर गैप होगा, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, अभी हम एडल्ट्स पे नहीं आए हैं, अगर बच्चों की हम बात करें तो अगर गैप होगा तो बहुत अच्छी चीज है, ताकि हमारे जो पक्के दांत आने हैं उनको जगह मिल जाए। तो लेकिन ऐसा अगर तो नहीं वो बड़े होंगे तब भी उनके दांतों में गैप है? हाँ, अगर बड़े होने के बाद भी अगर गैप रहता है दांतों में, तो वो भी मैं कहूंगा कि बुरी चीज नहीं है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि एस्थेटिकली या फिर हमें जो गैप दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, हमें गैप बंद करवाना है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो मजाक बनाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल सबने देखा ही है कि एक तारों का ट्रीटमेंट होता है, दांतों में तारें लगती हैं, तो तारों से क्या होता है कि वो साल 1.5 साल का ट्रीटमेंट होता है, धीरे 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 वो गैप जो है बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है। लोग उसके ऊपर थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, दांतों में तार, इन चीजों को। उसका अब नए टेक्निक्स, नए लेटेस्ट जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि आपके जो विजिबल है वो नहीं दिखेंगे तारें जो हैं, उसे हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वो एक बहुत अच्छे कंपनी का मतलब एडवर्टाइज करते हैं, टुत्सी। जो टुत्सी है वो अलाइनर्स हैं एक तरीके के। ठीक है, तो अलाइनर्स जो हैं वो एक हमें दिखते नहीं है, कोई तार नहीं दिखेगी आपको, कोई भी ऊपर ब्रैकेट नहीं दिखेगा, लोहे का कुछ नहीं दिखेगा, बस आपने क्या है कि वो एक प्लेट सा होता है, इनविजिबल टाइप कह सकते हैं उसे, वो आपने लगाना है, दिन भर लगा के रखिए, और वो आपके जो दांत हैं उनमें गैप कम करना एंड अलाइंस करना उनको, वो सब हो जाता है। हेल्पफुल है वैसे? बिल्कुल हेल्पफुल है। ये जो है, अब अगर हम बात कॉस्टली करें, सुना है, काफी कॉस्टली है वो। इसमें अब 3-4 तरीके के हैं, जैसे कंपनीज अपनी अपनी जो है प्रोवाइड कर रही हैं, टुत्सी है, इनविजिलाइंस है, ऐसे करके बहुत सारे कंपनीज हैं। तो अगर हम बेसिक से बात करें तो ₹1,00,000 के आसपास ये ट्रीटमेंट शुरू होता है, और जो बेस्ट अगर हम बात करें तो लगभग ₹3,00,000 तक का भी ये ट्रीटमेंट है। तो अगर किसी को लगता है कि भाई शर्मिंदगी लगती है, कोई ऐसे एम्बेरस होता है कि मुझे ऐसे तार नहीं दिखनी है, तो हम उस ऑप्शन पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर अपने बेसिक्स पे रहें, अगर हम मेटल वाला यूज करें तो वो बहुत अच्छा चीज है, ऐसा कुछ नहीं क्या है। कॉस्ट आती होगी? बेसिक जो है वो लगभग 20,000 से शुरू हो जाता है हमारा, जो मेटल वाला होता है 20,000 से हम शुरू करके, और अगर उसमें उसमें भी एक व्हाइट कलर के ब्रेसेस आते हैं, वो थोड़ा कम दिखते हैं, सिरामिक ब्रेसेस बोलते हैं इसे हम, तो वो 35,000 के आसपास हो जाता है। तो इस तरीके से जो है वो, कोई साइड इफेक्ट है इनका? साइड इफेक्ट इस तरीके से कुछ भी नहीं है, अगर पेशेंट बिल्कुल अच्छे से केयर करता है। तो जैसे खाने पीने का थोड़ा सा परहेज जरूर रहता है, कुछ भी स्टिकी चीजें नहीं खानी होती है, फॉर एग्जांपल कुछ हार्ड टॉफी होता है। ब्रश कर ठीक है, सकते हैं? बिल्कुल, ब्रश तो जरूरी है। अगर ब्रश आपको किसी भी कीमत पे बंद नहीं करना है, चाहे आप हम ऐसे ऐसे भी ब्रश आ गए हैं, अगर कोई हैंडीकैप है ताकि उसको सहूलियत रहे तो वो भी ब्रश कर पाए। इलेक्ट्रिक ब्रश जो है जी। वो बहुत अच्छे आजकल आ चुके हैं। लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक ब्रश कैसे सफाई कर पाएंगे, लेकिन एक हैंडीकैप पेशेंट है वो भी अच्छे से ब्रशिंग कर सकता है विदाउट एनी हेल्पर। इस तरीके की भी अच्छी टेक्निक्स आज के टाइम पे इंडिया में, और यहाँ तक कि पानीपत शहर में भी अब बहुत अच्छे अवेलेबल है। बुजुर्गों में ज्यादातर ये दिक्कत आती है कि दांत में दर्द है तो वो कान में चला जाता है या दिमाग में चला जाता है। तो ये सच में ऐसा है कि दांत के दर्द से ये दर्द जो है, ये पेन ट्रांसफर हो रहा है, देखिए क्या माइंड तक है, ट्रांसफर हो रहा है, या हमारे किसी आर्म में ट्रांसफर हो रही है? मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। इसमें क्या है कि सिर्फ बुजुर्गों में नहीं, ये दिक्कत जो है ये मोस्टली अगर बात करें तो बहुत लोगों को। क्या होता है कि जो हमारे नीचे के दांत हैं या ऊपर के, कोई भी दांत हम XYZ ले सकते हैं, तो अगर उसमें कोई पेन होता है तो हमारी जो कनेक्टिविटी है, नसों की जो कनेक्शन है, वो सारा ब्रेन में है। तो वो कान से होते हुए आंख के पास भी कोई शिकायत करता है, कोई कहता है सिर दर्द हो रहा है, कोई आधा सिर बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शोल्डर या फिर बाकी बॉडी में पेन के सिम्टम्स है वो उतने नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई बोलता है कि भाई हमें दांत में दर्द है और पता नहीं चल रहा है किस तरफ है, पूरे एक तरफ जो है सुन्न हो जाता है, दर्द काफी रहता है, तो बिल्कुल ये चीज सही है। पेशेंट आके हमें बोलते हैं कि ऐसा हमें दिक्कत है, तकलीफ हो रही है। अगर दांत के दर्द में सिर के दर्द की दवाई खाई जाए तो क्या ये ठीक रहेगा कि दांत का दर्द अगर सिर में आया हुआ है तो, या दांत के दर्द का इलाज ज्यादा बेहतर है? देखिए क्या है कि हम जितनी ज्यादा दवाइयां लेंगे उतना ही हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है। कई बार हमारे पास पेशेंट आता है, हमें बोलता है कि 2 महीने से दर्द है, सिर्फ दवाई ले रहे हैं, तो मैं उन्हें इतना ही सलाह करता हूं कि आप 2 महीने से जो आपने दवाइयां लेके अपने शरीर का नुकसान किया है, अगर आप किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाते तो आपको वो जो 2 महीने की दवाई है वो 2 दिन की लेने की जरूरत पड़ती है सिर्फ।
क्योंकि दांतों में ज्यादातर क्या है कि जब तक इलाज नहीं होगा, जब तक वहां से जो जड़ है उस चीज की वो हम खत्म नहीं करेंगे, तो दवाइयां उसका कुछ नहीं कर सकती हैं। एक अच्छी स्टडी हुई थी, इसे मेरे ख्याल अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने जो है स्टडी किया था। किसी भी एंटीबायोटिक को दांत में पेनिट्रेट करने के लिए उसकी डोज को हमें अप्रोक्सीमेटली 2000 गुना करना पड़ता है। तो अगर आप एक मार्केट से अमोक्सिसिलिन लेते हैं इंटू 2K, अगर आप एक कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं 1 ग्राम की, या फिर हम जैसे बात करते हैं 500 mg की कोई एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं अपने किसी भी कफ एंड कोल्ड के लिए बोल लीजिए, सर्दी खांसी जुकाम के लिए, लेकिन अगर वही चीज अपने दांत के बैक्टीरिया को मारने के लिए अगर आप लेनी है एंटीबायोटिक, तो वो आपको कम से कम भी, ज्यादा नहीं बोलूं तो मैं 2 लाख mg तक की आपको मेडिसिन का डोज लेना पड़ेगा, जो हमारा बॉडी हैंडल नहीं कर सकता। तो बेस्ट यही है कि हम उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाएं। मैं फिर आपको एक बार इसमें करेक्ट करूंगा, सिर्फ दांत के दर्द के लिए, दांत के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके लिए। हाँ, लेकिन अगर हड्डी में कोई इन्फेक्शन है, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं वो काफी हद तक काम कर जाती हैं। क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्राइवेट डेंटल क्लिनिक का कोई बिजनेस ले रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो प्राइवेट डेंटल क्लिनिक्स का जो है बिजनेस ले रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर कोई भी बिजनेस, नॉट ओनली हम डेंटिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करता है तो वो एट लास्ट रात को घर पे जाके सुकून से अपने मेहनत की रोटी खा लेता है। हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, अगर हर टाइप का, हर मतलब हम बात करें कैटेगरी का, हर इकोनॉमिकल क्लास का पेशेंट है, जरूर है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ही पुअर पेशेंट है तो वो हमेशा ही गवर्नमेंट की तरफ प्रेफर करेगा। अगर कोई मिडिल क्लास पेशेंट है तो वो छोटे क्लिनिक की तरफ जाएगा। अगर कोई हम बात करें कि बिल्कुल रिच क्लास को जो पेशेंट है, वो ऑफ कोर्स एक अच्छी मेट्रो सिटीज के अंदर जाके ही अपना ट्रीटमेंट करवाएगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल्स हैं, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक का हक खा रहे हैं, नहीं, वो चीज जरूरी है। अगर वो चीज नहीं होगी तो मैं कहूंगा कि दांतों की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम्स के लिए पीछे रह जाएंगे, ट्रीटमेंट ही नहीं ले पाएंगे। इतनी अच्छी गवर्नमेंट ने स्कीम डाली हुई है, PHC सेंटर्स हैं, उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल्स हैं, अगर यहाँ भी नहीं होता है तो और अच्छे अच्छे शिविर लगते हैं। तो अगर वहां पे जाके अगर किसी को, हमें इससे नहीं है कि भाई किसी को पैसे से हमें मतलब है या कुछ भी है, अगर पेशेंट का इलाज हो रहा है तो चाहे सिविल में हो या प्राइवेट में हो या मेट्रो सिटीज में हो या किसी बड़े हॉस्पिटल्स में हो, होना चाहिए। मार्केट में जो टूथपेस्ट हैं वो इस तरह से शो किए जाते हैं जैसे कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो। बहुत सी कंपनियां आ गई हैं कि हमारा टूथपेस्ट ऐसा है, हमारे टूथपेस्ट में ये है, और इनको मतलब अगर देखा जाए तो लोग लेने भी इस तरीके से लगे हैं कि मैं वो वाला टूथपेस्ट यूज करता हूँ। कंपनी भी इस तरह से दिखाती है कि हमारी जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जितना अच्छा उसका एड होगा, उतना ज्यादा लोग उस पर भरोसा करते हैं। तो किस हद तक ये चीजें सही हैं? कौन सा टूथपेस्ट बेटर है? कौन सा हमें यूज करना चाहिए हमारे दांतों के लिए? देखिए, आज के टाइम पे इंडिया में जो आयुर्वेदिक का दौर चला है कि आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आयुर्वेदिक ये है, आयुर्वेदिक वो है, तो मैं कहूंगा कि आप आयुर्वेदिक दवाइयां लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप योगा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कोई आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ले रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको सीधा मना करूंगा, बिल्कुल सिरे से नकारूंगा, क्योंकि आयुर्वेदिक जो टूथपेस्ट हैं उनमें कुछ इस तरीके की, आयुर्वेद पे तो बल्कि पूरा भारत क्या, अब विदेशों में भी लोग भरोसा करने लगे हैं और आप इसको डिनाई कर रहे हैं। बिल्कुल मानता हूं मैं। देखिए क्या है कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो हमारे मसूड़े हैं वो हमारी नींव है, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग है, जो हमारे दांत है, ठीक है, तो उसको जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है वो बिल्डिंग में दीमक की तरह काम करता है। वो धीरे धीरे जो है, हम अगर लंबे समय तक आयुर्वेदिक टूथपेस्ट को यूज करते हैं तो वो दांतों को थोड़ा काटता रहता है। अगर दांत थोड़ा कटेगा तो वो धीरे धीरे, जाहिर सी बात है कि हमें सेंसिटिविटी की दिक्कत शुरू होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि दांतों में कीड़ा और मसूड़ों की जो स्वच्छता है
वो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट से ठीक रहती है। इसको मैं पर दांत वीक होने लगते हैं। लेकिन जो दांतों का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने जड़ को हम जो हमारी नींव है उसको मजबूत करें और ऊपर से बिल्डिंग ही कोई तोड़ जाए। तो कैसे चेक करें कि कौन सा टूथपेस्ट बेटर है? क्या चेक टूथपेस्ट कर रहे हैं? एक टूथपेस्ट में क्या देखें? ऐसा आप नमक देखें, लौंग इलायची देखें, क्या देखें? आप कुछ मत देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वादा करती हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, आप वो सब बिल्कुल भी ना देखें। अब आजकल की जो यूथ है इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, वो सीधा मार्केट में जाए, टूथपेस्ट उठाए, उनमें 10 टूथपेस्ट को कंपेयर करें, और अगर कोई बोलता है कि नीम है तो उसमें देखे सच में नीम है या नहीं। जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ सकता है, लेकिन जो हमारे देखने के लिए दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर वो पढ़े लिखे नहीं हैं तो सिंपल बिल्कुल बेसिक सा है, आप कोलगेट यूज कीजिए, बिल्कुल सिंपल कोलगेट, ना ही कोई साल्ट वाला, ना ही कोई मैक्स फ्रेश, ना ही कुछ और, बिल्कुल बेसिक कोलगेट यूज कीजिए, वो सबसे बेस्ट टूथपेस्ट है। और अगर किसी को सेंसिटिविटी है, किसी को झंझराहट रहती है दांतों में, तो उसके लिए सेंसोडाइन के है या फिर वेंटेज है, ये 2-3 जो है टूथपेस्ट हैं, ये काफी अच्छी रहती है। लेकिन इसको भी करने का तरीका है, इसको ब्रश के साथ नहीं, उंगलियों के साथ यूज कीजिए। आप जैसे कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक पेस्ट दांतों के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे तो पुराने जमाने के जो पहले लोग थे वो मंजन क्या पाउडर्ड होता था, तो उससे कितनी ज्यादा वो कितना ज्यादा नुकसानदायक था या वो बेनिफिशियल था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो पुराने के समय के लोग थे, जो हमें बोलते, आज भी हमारे पास लोग आगे बोलते हैं कि मैं तो नीम का दातुन करता हूं और मेरे दांत बिल्कुल स्वस्थ हैं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं जब भी उनका मुंह चेक करता हूं तो मैं उनको दिखाता हूं कहां कहां आपकी क्या क्या कमियां हैं। आपके मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ हैं, दांतों में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दांत घिस चुके हैं। और अगर ऐसे ही लगातार 20 साल, 25 साल, 30 साल तक अगर कोई सेम प्रोसेस को बार बार थोड़ा थोड़ा घिस रहा है, तो वो ज्यादातर क्या होता है कि दांत ऊपर से इतना घिस चुका होता है कि वो मसूड़ों के लेवल पे आ जाता है। तो ये नीम जो दातुन लोग करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। देखिए, कभी कभार जो होता है मैं कहूंगा कि आप बहुत लगातार अगर करते रहेंगे इसी चीज को तो वो नुकसानदायक है। लेकिन अगर हम बात करें कि हमने कोलगेट यूज कर रहे हैं रूटीन में, सुबह शाम 2 टाइम ब्रश करते हैं, कोलगेट करते हैं, और हफ्ते में कभी 1-2 बार जो है नीम का दातुन कर लिया या फिर कुछ इस तरीके से फिटकड़ी के कुल्ले कर लिए, तो वो ठीक रहता है। उसमें क्या है कि दांतों को रिपेयर करने का भी थोड़ा समय मिल रहा है। अगर बात करें ब्रश की, वो भी क्या मतलब हार्मफुल हो सकता है क्या दांतों के लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो वो भी कर रहा है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि एक दांतों में छोटी सी हम बात करें कि एक बीमारी कह सकते हैं या एबनॉर्मेलिटी कह सकते हैं, जो ब्रश करने की वजह से होती है। और ब्रश भी कौन सा? हार्ड ब्रश। अगर हम हार्ड ब्रश, मीडियम ब्रश कर रहे हैं या बहुत प्रेशर से ब्रश कर रहे हैं तो वो भी दांतों को घिसता है। तो उसमें हमारे टर्म्स में बोलते हैं उन्हें हम नॉन कैरियर सर्वाइकल लीजन्स। तो दांतों की जो गर्दन होती है वहां पे जो है खड्डे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर बहुत सारे लोग मुझसे शायद रिलेट कर पाएंगे कि अगर आपका जो नाखून है वो आप मसूड़े से दांतों की तरफ लेके आएंगे तो एक खड्डा सा महसूस होगा। अगर वो खड्डा महसूस हो रहा है तो आपको अपने ब्रश को बदलने की जरूरत है। वो क्यों? कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए? अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश अगर यूज किए जाए, हर कंपनी बनाती है अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश, चाहे वो ओरल बी हो, चाहे कोलगेट हो, या फिर डेंटल कंपनीज हो, स्टिम हो, या कोई भी हो, वो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश बनाती है। और अगर किसी के आसपास अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आज के टाइम तो ऑनलाइन का जमाना है, आप बस फोन में 2 क्लिक कीजिए और घर पहुंच जाता है। तो पहले उंगली से करते थे, उंगली से ब्रश करते थे। उंगली से कारण ये होता था कि उंगली हमने इसीलिए छोड़ी कि दांतों के बीच में जो गैप है उंगली वहां नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो ब्रश के छोटे छोटे ब्रिशल्स हैं वो वहां पे अच्छे से पहुंच के जो गंदगी फंसी है, खाना फंसा है दिन भर का, वो साफ कर सकते हैं। और अगर बहुत रगड़ के हम ब्रश करते हैं तो वो भी जो है दांतों को घिसता है। अगर पेस्ट जो हम यूज करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले पेस्ट की बात कर रहे थे, तो उसका जो पार्टिकल साइज है वो भी जो है दांतों को थोड़ा बहुत घिसाता है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जो है वो लगभग 5 से 15 माइक्रोन के बीच में जो है वो ठीक रहता है। लेकिन जो आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, मैं ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक टूथपेस्ट के बिल्कुल खिलाफ हूं, बहुत सारी अच्छी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी हैं जिनका पार्टिकल साइज इस रेंज में आता है,
5 से 15 माइक्रोन के बीच में मेंशन आता होता है। है ये टूथपेस्ट? बिल्कुल, अगर टूथपेस्ट में मेंशन नहीं भी है तो जो आप टूथपेस्ट ले रहे हैं, कैसे चेक किसी भी कंपनी का जो आप टूथपेस्ट है वो ले रहे हैं, वो आप उसकी साइट पे जाके भी देख सकते हैं। और अगर साइट पे नहीं जाके देखना कुछ भी है तो एक पार्टिकल साइज जो है ना, आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। किस तरीके से अनुभव करना है, आपने थोड़ा सा मटर के दाने जितना पेस्ट अपनी फिंगर पे रखिए। फिंगर पे रखने के बाद अंगूठे से उसको थोड़ा सा गोल गोल करके देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो मोटा है, कुछ आपको रफनेस फील हो रही है, तो मतलब उसका पार्टिकल साइज है वो लगभग 100, 125, 150, 250 माइक्रोन के आसपास भी मिलता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथली एक पेस्ट की तरह है, जो पेस्ट है वो सच में पेस्ट की तरह है, तो वो 5 से 10, 15 माइक्रोन के अंदर होगा और वो जो है दांतों को कम घिसेगा। तो बेस्ट डेंटल ब्रश और टूथपेस्ट कौन सा होगा? मैं जो खुद यूज करता हूं, मैं देखो ये नहीं कहूंगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, और कौन सा नहीं, वैसे अगर देखा जाए कि ये ना हो कि मसूड़ों के लिए अलग, दांतों के लिए अलग, मुंह की स्मेल के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, नहीं, एक टूथपेस्ट हो सिर्फ ऐसा। एक ही टूथपेस्ट में आपको, अगर मैं सिंपल सा बात करूं तो कोलगेट का जो सबसे बेसिक टूथपेस्ट आता है वो लीजिए। उसके अलावा अगर किसी को सेंसिटिविटी की शिकायत है तो सेंसोडाइन के यूज कीजिए, या विंटेज आता है, बहुत अच्छा टूथपेस्ट है विंटेज, उसको यूज कीजिए। लेकिन जो आपको सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट है वो अपने फिंगर के साथ यूज करना है, उसको आपने ब्रश के साथ यूज नहीं करना है। उसका बहुत से कारण लोगों ये को है, ऐसा नहीं पता होगा हाँ शायद। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे को आके बोलते हैं कि जी मैं तो 6 महीने से सेंसोडाइन यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरे तो अभी भी झंझनाहट है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यूज कैसे कर रहे हैं, तो वो बताते हैं ब्रश पे लगाते हैं और करते हैं। तो ब्रश से लगाने का नुकसान ये है कि आपने जब ब्रश पे लगा के करेंगे तो वो वहां पे रुकेगा ही नहीं, ब्रश उसको वहां से हटा देगा। लेकिन जो हमारी उंगली है वहां पे उसको फैलाएगी अच्छे से, दांतों पे अच्छे से जो पेस्ट है उसको लगाएगी, और 2 मिनट तक उसको वैसे ही रखना है आपने। ब्रश करते ही लोग फटाफट कुल्ला करके खाना खाते हैं, आप खाना पहले खाइए, ब्रश बाद में कीजिए, ताकि जो गंदगी है खाने की, जो वहां पे कुछ जमा हुआ है, वो निकल जाए। और जो आपका पेस्ट है, चाहे वो कोलगेट हो या फिर कोई भी अलग, कोई भी पर दुनिया रूटीन का में कोई तो भी सुनने पेस्ट के हो। लिए ऐसा मिलता है कि पहले ब्रश करना है फिर कुछ खाना है, देखिए वो ऐसा क्यों? रूटीन जो है, बहुत सारी चीजें जो है कुछ साइंस गलत के है? हिसाब से चेंज होनी चाहिए, और बदलाव जो है वो एक प्रकृति का नियम भी है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे समय के साथ तो चीजें जो है हम हम पीछे पिछड़ जाएंगे हम। और कुछ चीजें जो है अगर हम बदलाव कर लेते हैं तो वो फायदे के लिए होती है। तो अगर हम सुबह उठते ही, कई बार कई हमें पेशेंट बोलते हैं आके कि हम सुबह सुबह उठ के ही हमारा मुंह बासी सा लगता है, तो कुछ खाया नहीं जाता है, तो मैं उन्हें कहूंगा कि आप पहले कुर्ला कर लीजिए एक बार अच्छे से, माउथ माउथ वॉश वॉश। कर लीजिए, माउथ वॉश यूज करिए, आपको फ्रेशनेस फील होगी, आप खाना खाइए उसके बाद ब्रश कीजिए। तो कुछ हमारे जो रूटीन में है अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारी जो डेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, वो काफी अच्छी रहेगी। और अगर डेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा बच्चों। अगर बात करें छोटे बच्चों की, ये न्यू बॉर्न बेबीज की, तो उनके लिए क्या सही है? किस तरह से उनका मुंह क्लीन अंदर से करना, या क्या किया जा सकता है? न्यूबॉर्न बेबीज के लिए जैसे हम कॉटन का या मसलिन का क्लॉथ लेके फिंगर पे हल्का सा उसको गीला करके उनकी टंग और उनकी ओरल कैविटी को, मदर को टाइमली क्लीन करना चाहिए, क्योंकि दूध जैसे बच्चा लेता है तो वो टंग पे कहीं ना कहीं जमा होने लग जाता है। तो टंग जब हम क्लीन करेंगे उसमें बैक्टीरिया नहीं पैदा होगा तो उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो न्यूबॉर्न बेबीज का ऐसे रहेगा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उन्हें हम सिलिकॉन ब्रश से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिलिकॉन ब्रश से बेबी बच्चों को धीरे धीरे हैबिट होगी। फिर और जैसे बच्चा बड़ा होगा तो मदर उनके टीथ को क्लीन करे। और बच्चों में मेनली रात के समय जो दूध दिया जाता है उसकी वजह से केरीज होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो एक तो वो हैबिट खत्म करनी चाहिए। दूध देने के बाद अच्छे से उसकी सफाई करनी चाहिए और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला हमें ब्रश लेना चाहिए। बच्चे की रात को ब्रशिंग की हैबिट डलवानी चाहिए ताकि वो आगे जाके उसके टीथ की हेल्थ को और अच्छा करे। जैसे हमारे पूरे दिन की गंदगी है, अगर हम रात को क्लीन करके सोएंगे तो सुबह हमें मुंह साफ मिलेगा। सुबह आप अच्छे से कुल्ला करो, माउथ वॉश करो और अब खाओ पियो। और उसके बाद खाने के बाद जैसे डॉक्टरों ने बताया कि फिर हमें ब्रश करना चाहिए, तो वो हैबिट ज़्यादा अच्छी है। तो बच्चों में इस तरीके से हम कीड़ों को भी प्रिवेंट कर सकते हैं और फर्दर उनमें कोई बीमारी ना लगे उस चीज़ से भी उनका बचाव हो सकता क्या अपने दांतों को और मुंह को क्लीन ना करने से हमारा शरीर और भी बीमारियों से मतलब जूझ सकता है क्या?
देखिए क्या रहता है इसमें, जब हमारे दांतों में बैक्टीरिया ज्यादा है, बैक्टीरिया से मैं अगर दर्शकों को बताना चाहूँ तो बहुत ही कीटाणु जो होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु, अगर हमारे मुंह में बहुत ज्यादा होंगे तो वो जरूर हमारे शरीर को भी कहीं ना कहीं जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, अब वो किस तरीके से होगा, बात करते हैं डायबिटीज की, शुगर की। आज के टाइम पे हम अगर अपने परिवार में ही देखें तो हर दूसरा बुजुर्ग जो है वो शुगर से, डायबिटीज से परेशान है, पीड़ित है। ठीक है, और अगर हम उसी चीज को अपने मुंह से रिलेट करें तो जो शुगर का पेशेंट है उसका जो ओरल हेल्थ है वो पुअर मिलेगा ही मिलेगा आपको। वो उतना अच्छे से मेंटेन कर ही नहीं रहे हैं। तो कंफर्म है ये? बिल्कुल कंफर्म है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर कोई शुगर का पेशेंट मतलब कि अनकंट्रोल्ड शुगर, अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो जरूरी नहीं है कि मतलब कि उसकी शुगर ज्यादा ही रहेगी, हो सकता है कि वो कंट्रोल में रखता हो। लेकिन अगर किसी की शुगर ज्यादा ही रहती है, 200 से ऊपर रहती है, 250 250 रहती है, तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि उसके मुंह की जो कंडीशन है वो स्वस्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। ये तो हुआ डायबिटीज की वजह से। लेकिन अब मैं बात करता हूं कि अगर कोई पेशेंट अपना ओरल कैविटी को क्लीन रखता है, तो यहां तक कि अगर उसकी ओरल कैविटी के जो बैक्टीरिया हैं, जो उसके कीटाणु हैं, वो कम रखेगा, उसको ध्यान रखेगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल भी आती है। सिर्फ खाना कम खाया जाए, मीठा कम किया जाए, उससे नहीं। अगर मसूड़े भी स्वस्थ रखे जाएं या दांत भी स्वस्थ रखे जाएं, उससे भी आपकी जो शुगर है वो कुछ पॉइंट जो है वो कम रहती है, ठीक रहती है। हमारे मुंह में जैसे अगर कीटाणु कम है तो हमारी गट भी क्लीन रहेगी। अगर मुंह ही आपका अस्वस्थ है तो हमारी गट में भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जाता है और हमारे शरीर को और ज्यादा खराब करता है। यहाँ तक कि स्टडीज में ये भी देखा गया है कि बीमारी जो है एंडोकार्डाइटिस, मतलब कि जो दिल का एक रोग है, अगर शरीर में वो रोग है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ कारण जो है वो मुंह से रिलेटेड भी है, एंडोकार्डाइटिस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्लड की स्ट्रीम है उसमें बहुत ज्यादा, जैसे हम बोलते हैं खून मैला हो गया है या खून साफ नहीं है, तो उसका भी एक कारण है, कहीं ना कहीं एक कारण है कि हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा है। हमारे जो मसूड़े हैं वो सूजे हुए हैं, मसूड़े सूजे होंगे, मसूड़ों के आसपास भी तो ब्लड सप्लाई है, वहां भी तो खून निकलता है। तो मसूड़ों में अगर बैक्टीरिया है तो वो खून के माध्यम से हमारी पूरी शरीर में कहीं भी जा सकता है। तो घरेलू उपचार क्या है इसका? घरेलू उपचार को मैं इतना ही बोलूंगा कि आपको अगर किसी के पास बिल्कुल ही कोई पुअर पेशेंट है, पुअर कोई अगर इंसान है, पेशेंट भी नहीं बोलूंगा मैं उसे, कोई अगर गरीब इंसान है, वो ब्रश नहीं कर सकता है, पेस्ट नहीं ले सकता है, परचेज नहीं कर सकता है, तो कम से कम गर्म पानी थोड़ा सा लेके उसमें नमक डाले और दिन में 3-4 बार उसका कुरले करे, गरारे करे, तो उससे भी क्या होगा कि हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो बहुत कम होना है। अगर यहां तक कि इतना भी पॉसिबल नहीं है तो कम से कम खाने के बाद एक बार अच्छे से कुरला करके और अपने हाथों से ही, उंगली से ही सफाई कर ले। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जानवर कभी नहीं करते ब्रश, उनके दांत हमेशा इतने शार्प, इतने सही रहते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम होती नहीं है? या मैं वैसे एक जनरल, देखिए क्या चीज है कि जानवर और इंसान में खान पान की चीजों में बहुत फर्क है। आज के इस नए दौर में, नए युग में खान पान इतना बदल चुका है, स्टिकी डाइट जो हम बोलते हैं, चिपकने वाला जो खाना हम खाते हैं, चीज, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत चिपकती हैं दांतों पे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी शेर जंगल में चीज बर्गर खा रहा है। जो उसका खाना है वो इस तरीके से है कि जो वो खा रहा है वही चीज जो है दांतों की साफ भी कर रहा है। जो उनके अगर कोई शेर मांस खाता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो दांतों में बहुत फंस जाएगा, वो कच्चा मांस है वो निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स भी अगर आके पूछते हैं कि जे हमने खाया और वो फंसा रह गया, तो अगर वो चीज कच्चा होगा तो शायद मैं कहता हूँ वो ना फंसे। तो क्या हालांकि इसमें अभी बहुत स्टडी होनी बाकी है, लेकिन जहां तक मेरा मानना ये है कि अगर हम मांस को छोड़ भी दिया जाए, जो हमारी टॉफी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे और पिज्जा, बर्गर, ये वाली जो डाइट है, इससे जो है जो खाना बहुत ज्यादा चिपकता है, यही जो है आगे बढ़कर कीड़ा लगता है। तो क्या अगर हम ये सब छोड़ दें तो ब्रश और टूथपेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी?
इंडियन जो हमारा खाना है, हमारी इंडियन रसोई है जो, उसमें हल्दी हो गई या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मतलब स्टेन छोड़ती है दांतों पे, तो उसको साफ करने के लिए तो हमें जरूरी है ब्रश करना, मुंह की सफाई रखना। फ्लेवरफुल होता है इंडियन खाना, तो उसके लिए हमें ब्रश करना ही पड़ेगा, दांतों की सफाई रखनी ही पड़ेगी। जैसे कि अगर हम बात करें कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे भारतीय खाने में जो मसाले यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं दांतों पे धब्बा छोड़ देते हैं, जो पीलापन छोड़ देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दांतों को स्वस्थ रखते हैं। हालांकि वो दिखने में जरूर बुरा लगता है हमें, उसके लिए हमें क्लीन करने के लिए ब्रश और पेस्ट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें स्पेशलिटी, तो उसमें यह है कि जो खानों में स्पाइसेस हैं वो नमक हम जो है इंडियन ज्यादा लेते हैं, या फिर हम कहें कि हमारी हल्दी हो गया या और मसाले हो गए, लौंग, इलायची। लौंग तो हमें सबको पता है कि जो दांतों के लिए कितना जरूरी है। यहाँ तक कि जो टूथपेस्ट है उनमें भी आजकल कंपनीज दावा करती हैं कि हम लौंग डालते हैं, तो वो हमारे जो जड़ों में ऐसी चीजें हैं कि शायद शायद मैं कहूंगा कि हमें ब्रश और पेस्ट की जरूरत ना पड़े अगर हम ये मॉडर्न चीजें खाना जो है हम बंद कर दें। कुछ बुजुर्ग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके दांत नहीं होते पर वो रोटी वगैरह सब खाते हैं, उनके मसूड़े ही गम्स इतने ज्यादा टाइट हो जाते हैं, वो दांतों का काम करते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि इसे हम बोलते हैं कि एडेप्टिव नेचर। अगर ये इंसान का नहीं, ये हर जीव का है। अगर किसी जीव को हम किसी ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दें जहां पे उसे मुश्किल हुई, तो शुरुआत में अगर आप उनसे पूछेंगे तो उन्हें भी मुश्किल हुई होगी खाने में, लेकिन धीरे धीरे जो उनके मसूड़े हैं वो इतना सख्त हो गए हैं कि वो उससे रोटी भी चबा पा रहे हैं और उससे बाकी चीजें भी खा पा रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी ही ऐसी है कि वो अडेप्ट कर जाती है किसी भी सिनेरियो में हम उसे डालें तो क्या वहां पे कुछ इंजर्ड भी हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास बुजुर्ग आते हैं, वो बोलते हैं कि जी यहाँ छाला है, यहाँ पे हमें कुछ कटा हुआ है, तो ऐसा जरूर होता है। जो हमारी डाइट है, खासतौर पे जो गांव से लोग आते हैं, गांव के लोगों में आज भी जो है तंदूर का प्रचलन बहुत है। तो तंदूर की जो रोटी होती है वो थोड़ी सख्त होती है और थोड़ा सा जो है उस पे अगर हम देखें तो अगर वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं कटने का डर रहता है। मसूड़ों पे दांत होगा तो वो उसको अच्छे से चबा पाएगा, लेकिन जो अगर तीखापन होता है कहीं ना कहीं रोटी में, तो वहां से मसूड़े में कट लग गया। लेकिन ओरल कैविटी जो है, हमारी दांत है, वो मसूड़े जो है वो इतने ज्यादा अच्छे हीलिंग के होते हैं कि अगर आज कट लगा है तो 2 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो। आजकल जो है वो टोबैको, सिगरेट्स, इनका बहुत ज्यादा ये चलन है, यूथ बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है इसको, तो उसका भी क्या दांतों पे इफेक्ट पड़ता है? क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि पेशेंट हमारे पास आता है, बिल्कुल दांतों पे कालक जमा होती है, तो वो जो होता है टोबैको जो यूज करते हैं, सिगरेट्स हो गया या फिर बीड़ी हो गया, जो स्मोकिंग वाली है, उसकी वजह से जो है दांतों पे काली परत लगनी शुरू हो जाती है। तारकोल कह सकते हैं, या जो धुआं है उसकी वजह से जो जमता है वो काला होता है। और उसके अलावा अगर कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो हम देखते हैं कि मतलब स्मोकिंग वाला ना हो करके जो तंबाकू है वो लगाने वाला होता है, वो दांत और होठ के बीच में रख लेते हैं। कई कई हमने देखा है कि वो पीछे की तरफ रखते हैं। तो जब वो हम उसका चेकअप करते हैं तो सबसे जो ज्यादा हमें दिखने का डर लगता है, वो लगता है हमें कि भाई जैसा भी हो, जो भी हो, कैंसर ना निकले इसको, क्योंकि चांसेस होते हैं, 99% चांसेस होते हैं। आज नहीं तो कल, देर नहीं तो सवेर, अगर इस तरीके से तंबाकू लगातार कहीं पे रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं ना कहीं ट्यूमर या गांठ वो बनने का उसका चांस रहता है। क्या किस तरह से नुकसान कर सकता है वो कैंसर आगे अगर उसका इलाज ना करवाया जाए? आप किस स्टेज तक ले जा सकता है? आप पिक्चरें देखते हैं? हाँ जी, मॉल में जाके भी देखी होंगी आपने बहुत सारी पिक्चरें। स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग में किसी भी पिक्चर की एड में पहले के टाइम पे एक मुकेश आया करता था जी, तो वो हमें देखा करते थे कि यहाँ तक कि बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं अक्षय कुमार, वो भी इस चीज की ऐड करते रहते हैं, वो भी इस चीज को प्रमोट करते हैं कि तंबाकू जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। अगर तंबाकू कोई लगा रहा है तो वो सिर्फ जो तंबाकू यूज कर रहा है उसी को नहीं नुकसान करता है, वो पूरे परिवार का नुकसान करता है। अगर शरीर में अगर किसी परिवार में सिर्फ एक आदमी है जो कमाने वाला है
और उसी को तंबाकू लगा रहा है, और अगर उसी का ही जो है हॉस्पिटल में उसको एडमिट होना पड़ता है क्योंकि उसको यहाँ पे गांठ हो गया है, ट्यूमर हो गया है और निकालना पड़ रहा है, तो घर में कमाने के लिए कोई नहीं बचेगा फिर। और अगर घर में जो ऐसे परिवार होते हैं, उनका अगर वो सुबह काम करेंगे तभी वो रात को खाना खा पाते हैं। तो मैं कहूंगा कि तंबाकू जो है वो ना केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। तो इसका सेवन कम से कम भी क्यों ना ही किया जाए तो बहुत अच्छा है। अगर किसी के सारे दांत खराब हो जाएं तो वो क्या कर सकता है? किसी भी डेंटिस्ट की पहली कोशिश यही रहती है कि अगर दांत खराब है तो हम उसको बचा पाए, क्योंकि नेचुरल तो बेस्ट होता ही है। फिर भी अगर बिल्कुल ही खत्म है तो उसके बाद दांत को निकालने के बाद हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो है, जैसे हम बुजुर्गों में देखते हैं, प्लेट वाले दांत लगाए जाते हैं, या बीच में से कोई दांत मिसिंग है तो हम वहां दांत लगा सकते हैं प्लेट के रूप में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा है कि अगर हमारे 2 दांत के बीच का दांत मिसिंग है तो हम उसके आगे पीछे वाले दांत की आरसीटी करके हम ब्रिज भी लगा सकते हैं। वो भी एक दांत पे मतलब दांत का काम करेगी। उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है इम्प्लांट का। इम्प्लांट जो है वो एक तरीके से दांत का ही काम करता है। आजकल लोग सोचते हैं कि इम्प्लांट है, बहुत बड़ी चीज है, कोई ऑपरेशन होगा, कोई सर्जरी होगी। ऐसा बिल्कुल भी घबराने वाला या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसमें दर्द होता हो। इम्प्लांट जो है, जैसे दांत है, दांत के 2 हिस्से हैं, एक जड़ और एक दांत। जो इम्प्लांट है वो टाइटेनियम का होता है। बहुत टाइटेनियम जो है वो शरीर के लिए कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। तो वो हड्डी के अंदर हम टाइटेनियम को एक जड़ डालते हैं। जब जड़ और हड्डी का मेल आपस में अच्छा, मजबूत और टिकाऊ हो जाता है, तो उसके बाद हम उसके ऊपर दांत लगाते हैं। तो ये भी नए नए तरीकों से, नए नए आज के टाइम पे जो है ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम जो 3 महीने 6 महीने का जो प्रोसेस होता था उसको अब कम कर करके 1 महीना और 40 दिन का कर अगर दिया किसी गया के है। सारे दांत टाइटेनियम के हों तो क्या उसकी पीएसआई पावर बढ़ सकती है? देखिए, पीएसआई पावर जो है वो हमारी मसल्स की पावर है। हाँ, वो हमारी मसल्स की वजह से है, उसमें दांत का लेना देना दांत का ऐसा नहीं कुछ है। भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई चाहे कि मुझे नुकीले बनाने हैं तो वो काटने की एफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन पीएसआई पावर फिर भी वही रहेगी। हालांकि ये सब सिर्फ हम कहेंगे काल्पनिक बातें हैं। जी। और अगर टाइटेनियम के भी हम सारे दांत बनाना चाहें तो उसमें ये होता है कि जो सबसे बेसिक जो चीजें हैं वो हमारे ऊपर के जबाड़े में 6 इम्प्लांट हो जाते हैं, नीचे के जबाड़े में भी 4 से 6 जो मिनिमम इम्प्लांट्स हैं वो हम कर लेते हैं। मैक्सिमम जो है वो हम मान के चलते हैं कि अगर एक दांत को एक इम्प्लांट रिप्लेस करे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे 32 दांत होते हैं तो 32 की तरफ तो मैं नहीं जाता हूं कभी भी। अगर हम 24 भी इम्प्लांट करते हैं तो 24 इम्प्लांट पे हम बाकी के जो है सारे दांत लगा सकते हैं। लेकिन ये कई बार क्या होता है कि एक्सपेंस इसका इतना बढ़ जाता है और लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। लोन तक तो नौबत नहीं जाती है वैसे, तो एक्सपेंस इसका काफी बढ़ जाता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल मैं कहूंगा कि एक पेशेंट जो है वो अपनी लाइफ अच्छे से खाना खा सकता है, वो 6 और 6 के सेट से भी बहुत अच्छे से खाना खा सकता है। 6 इम्प्लांट ऊपर, उस 6 इम्प्लांट्स पे जो है हम 12 या 14 दांत लगा देते हैं। सेम ऐसे ही 14 दांत ऊपर 14 दांत नीचे और 28 दांतों के साथ पूरा सेट कंप्लीट होकर के कोई भी इंसान अच्छे से खाना खा सकता है। अगर हम उसके खर्चे की बात करें तो लगभग मान के चलो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एक इम्प्लांट का खर्चा है लगभग 12 से 15 हजार रुपए जो है बेसिक खर्चा आ जाता है। तो इसी हिसाब से अगर हम उसको 12 से गुना करते हैं तो ये हमारा बेसिक खर्चा जो है एक इम्प्लांट का सेट बनाने का, ऊपर और नीचे का सारा। अगर कोई ज्यादा दांत लगवाए तो कोई ऑफर भी नहीं उसके लिए? कोई मतलब कहीं कि इतने ज्यादा मैं लगवा रहा हूँ तो मुझे छूट दो, डिस्काउंट। इसमें क्या है कि अगर हम देखें कि सर्जिकल कॉस्ट वगैरह होती है तो वो हमारा मल्टीपल इम्प्लांट्स को ना कर करके हम एक ही बार में जो सर्जरी करते हैं उसका कुछ हमें बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी का हमने एक इम्प्लांट किया तो उसकी जो प्रिपरेशन है, उसकी जो सर्जिकल कॉस्ट है वो हमें 2000 रुपये पड़ रही है, और वहीं हमने किसी का हमने 10 इम्प्लांट किए तो 20,000 रुपये का उसका बेनिफिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमने 2000 रुपये जो एक इम्प्लांट का था, हमने सारी तैयारी कर रखी है तो हमें अलग से उसके लिए कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं।
तो उसी खर्चे में हमारे बाकी के जो है 10 इम्प्लांट भी हो जाते हैं। तो वो कुछ है कि 5% 10% तक का जो है वो खर्चा होता है, वो बच सकता है। लोगों में ये काफी डर भी है कि अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो काफी पेन होगा, दांत निकाला जाएगा या कोई चीज इंजेक्ट की जाएगी इम्प्लांट में या क्या, और वो क्या है और क्या ये सच में है क्या? जमाना बदल चुका है अब। डर जरूर है, लेकिन इस पे मैं कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पे जैसे जैसे डेंटिस्ट्री अपग्रेड हो रही है, तो धीरे धीरे सब चीजें ना हमारी पेन फ्री होती जा रही है, पेनलेस होती जा रही है। अब एक सबसे ज्यादा हमारे पेशेंट्स में क्या डर होता है कि हमें इंजेक्शन लगे, मुंह में इंजेक्शन लगे, तो उस चीज को भी हम खत्म कर सकते हैं, वो चीज पेन फ्री बना सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए हमारी चीज करते नहीं है, तो हम सबसे पहले ऊपरी सतह को कॉटन पे टॉपिकल स्प्रे करके उसको नम करें, ठीक है। फिर जब वो नम हो जाएगा तो जब हम उसमें बिल्कुल पतली सुई डालेंगे तो पेशेंट को नहीं पेन होगा, बीच की सतह को नम किया जाएगा। जब आपका 40 से 50% हिस्सा नम हो चुका है, उसके बाद जब हम हमारा पेन इंजेक्शन देते हैं, उसमें पेशेंट को पता भी नहीं चलता, बिल्कुल पेन नहीं होता, चींटी के काटने जितना भी दर्द नहीं होता। चाहे उसके सारे दांत निकाल लो, उसके बाद से कुछ भी नहीं। एक बार अगर पेशेंट का मुंह सुन हो जाता है तो सबसे ज्यादा डर भी इसी चीज का रहता है पेशेंट को, कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर इंजेक्शन लगा देगा, इंजेक्शन लगाएगा तो सबसे पहले जब हम इंजेक्शन को लोड भी कर रहे होते हैं, इंजेक्शन हम रखते भी हैं, तभी तभी पहले बार एंग्शियस होता है। हाँ, तभी क्या होता है कि पेशेंट हिलने लग जाता है कि डॉक्टर साहब ये लगेगा। तब हम उन्हें समझाते हैं कि नहीं, ये अभी आपको लगेगा लेकिन बिल्कुल दर्द नहीं करेगा। और हम पेशेंट को ये तक भी गारंटी करते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी दर्द हो तो आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रोक टोक या कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। हमें खुद इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है खुद पे, डॉक्टर साहब इतना अच्छा मतलब इंजेक्शन में कहूंगा सुन करते हैं कि अगर पेशेंट को थोड़ा सा भी तकलीफ हो तो हम उसके लिए मेडिसिन के थ्रू भी किया जा सकता है क्या? एक्चुअली क्या है कि पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए, सुन करने के लिए, या फिर उसकी एग्जाइटी को खत्म करने के लिए बहुत सारी नई लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, वो बोलता है कि नहीं मुझे इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ऐसा चाहिए कि मुझे पता ही ना चले कुछ, तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि हम उसे बेहोश करके आगे काम करते हैं। जो जनरल एनेस्थीसिया बोलते हैं, जैसे कि कोई भी बड़ी ओटी में सर्जरीज में अगर हमने देखते हैं कि पहले पेशेंट को बेहोश किया जाता है, मास्क से उसको गैस दी जाती है, जब वो बेहोश होता है उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो वो फैसिलिटीज भी जो है सारी की सारी जो है अब इंडिया में धीरे धीरे आती जा रही है। आपके पास भी है? बिल्कुल, हमारे पास भी डॉक्टर्स जो हैं टाई अप हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप हैं, क्योंकि एक्चुअली जो उस के लिए हमें जनरल एनेस्थीसिया देना होता है और एनेस्थेशियन जो है उसी को ही बुलाना होता है। उसकी स्पेशलिटी डिग्री है, वो स्पेशलिटी जो स्टडी है वही जो है ये चीज कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इन दोनों के एक बीच का भी ऑप्शन है क्या, कि हमें इतना तामझाम ना कर सुई के डर का भी ना लगे। तो आज के टाइम पे एक स्पेशली बच्चों के लिए पहले ये इन्वेंट हुआ था, जिसे हम बोलते हैं कॉन्शियस सिडेशन। कॉन्शियस सिडेशन में क्या है कि एक लैफिंग गैस होती है NO2। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हम पहले बच्चे को थोड़ा सुंघाते हैं, वो उसको एंग्जाइटी उसकी कम होती है, उसकी जो है आसपास काम हो जाता है, डर खत्म हो जाता है। लाफिंग गैस से इसका मतलब ये नहीं कि वो हंसता रहेगा पेशेंट, बस उसकी जो है एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, वो डर खत्म हो जाता है, आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो डरता नहीं है उससे। और जब ये चीज पहले शुरुआत में बच्चों के लिए इन्वेंट हुई थी, क्योंकि बच्चों को समझाना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बड़े लोगों को फिर भी, एडल्ट्स को हम अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन जब हमें आज के टाइम पे दिखता है कि कुछ एडल्ट्स भी ऐसे हैं जो बच्चों से ज्यादा डरते हैं तो उनमें भी हम इस तरीके से जो है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड का यूज करके बिल्कुल दर्द रहित और टेंशन रहित, कोई भी एंग्जाइटी नहीं होती है, आराम से पेशेंट जो है कंफर्टेबली ट्रीटमेंट ले लेता है। जो भी व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप अपने नजदीकी डेंटल क्लिनिक में हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप जरूर कराएं। दांतों का इलाज महंगा नहीं है, लेकिन आपकी लापरवाही इसे महंगा जरूर बना सकती है। एवरी स्माइल डिजर्व्स एक्सपर्ट केयर।